घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अटकलें तेज हैं कि संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन हटेगा, सवाल यह भी है कि क्या ये फेरबदल सरकार की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है या 2029 की चुनावी ब्लूप्रिंट। क्या कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की छुट्टी होगी? क्या कई वरिष्ठ मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे? क्या सहयोगी दलों को ज्यादा ताकत मिलेगी? और क्या युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को साधने के लिए राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी? वहीं सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे नाम की है जो फिलहाल राजनीति से ज्यादा प्रशासनिक अनुभवों के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर और वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास की। चर्चा है कि उन्हें देश का अगला वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये केवल एक मंत्रालय का बदलाव नहीं होगा, बल्कि सरकार की आर्थिक सोच और नीति निर्माण में भी बड़े संकेत माने जाएंगे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय छोड़ेंगी? क्या उन्हें शिक्षा मंत्रालय जैसी नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये प्रमोशन होगा या फिर डिमोशन या सिर्फ राजनीतिक मैसेजिंग? उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार चर्चाओं में हैं, जहां नीट और पेपर लीक जैसे विवादों के बाद विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। क्या सरकार युवाओं के गुस्से को शांत कराने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है या सिर्फ मंत्रालय बदले जाएंगे और चेहरे वही रहेंगे? इतना ही नहीं, हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर जैसे कई बड़े नामों के विभाग बदलने की चर्चा तेज है। साथ ही कई नए चेहरों की एंट्री की भी संभावना जताई जा रही, जिसमें नीतीश कुमार, श्रीकांत शिंदे, तरुण चुग, सुखेंदु शेखर राय और कुछ राजनीतिक चर्चाओं में राघव चड्ढा का भी नाम लिया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा? क्या बीजेपी अपने सहयोगी दलों को ज्यादा हिस्सेदारी देने जा रही है? क्या महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर नई टीम तैयार की जा रही है? क्या ये कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि 2029 की चुनावी वॉर रूम की पहली बैठक है? क्योंकि पिछले एक साल में सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों के मुद्दे और आर्थिक चुनौतियों को लेकर लगातार सवाल उठे हैं। ऐसे में क्या ये फेरबदल जनता का भरोसा मजबूत करने की कोशिश है या फिर विपक्ष के हमलों की धार को कमजोर करने की रणनीति? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या बदलेगा सिर्फ मंत्रालय या बदल जाएगी मोदी सरकार 3.0 की पूरी राजनीतिक रणनीति? क्या ये जवाबदेही है या चुनावी इंजीनियरिंग? और सबसे बड़ा सवाल, मोदी की नई टीम क्या 2029 की जीत की तैयारी है या सरकार के प्रदर्शन पर जनता के सवालों का जवाब? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तपोष पाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, के शर्मा, नेता कांग्रेस, और संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तपोष पाल, आपके पास आना चाहूंगी। तपोष जी, देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि कई बड़े चेहरे बाहर हो सकते हैं और कई नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है, तो कई के मंत्रालय बदले जा सकते हैं। क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, भाजपा अभी अगर आप केंद्र की सरकार देखें तो 2 साल ही हुए हैं और 3 साल अभी बचे हुए हैं। और इन 2 सालों में आप ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार जो है वो सरकार में रहते हुए इंट्रोस्पेक्शन करती है और जवाबदेही तय करती है, और जवाबदेही के तहत चीजों को जो है उसी तरीके से बदला जाता है और रिफ्रेश किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ये मोदी 3.0 के पॉलिटिकल रीसेट भी है, जिसमें कि 2027 की तैयारी भी आप उसे कह सकते हैं, 2029 की रणनीति भी कह सकते हैं, एनडीए का विस्तार भी है, सामाजिक संतुलन भी है, प्रदर्शन की समीक्षा भी है, और संगठन और सरकार के बीच का तालमेल भी है। कुछ बड़े चेहरों को जो कि संगठन में काफी अनुभवी हैं उनको सरकार में लाया जा सकता है, और सरकार से कुछ लोगों को संगठन का कार्यभार दिया जा सकता है, क्योंकि संगठन को भी इक्वली मजबूत रखना है। और जब सरकार से एक्सपीरियंस किए हुए लोग जब संगठन का काम देखते हैं तो वो उसी तरीके से गुम करते हैं, क्योंकि जिससे कि वो व्यक्ति आगे चल के जो है सरकार में भी काफी अच्छी भूमिका को निभाए। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर कांग्रेस को देखा जाए तो मंत्री कौन बनेगा वो परिवार तय करता है, जबकि मोदी सरकार में मंत्री कौन बनेगा वो परफॉर्मेंस तय करता है, वो संगठन तय करता है, वो उस व्यक्ति के टैलेंट पर निर्भर होता है। तो यही अंतर है वंशवाद और राष्ट्रवाद में। हम देश के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए नहीं सोचते हैं। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, उनकी जो डिलीवरी होती है वो महत्वपूर्ण होता है।
और उसी के आधार पे जो है सारी चीजें घूमती हैं। जी, अब आपके पास आना चाहूंगी के शर्मा जी। देखिए, अभी तपोष पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई फेरबदल होता है, किसी की एंट्री होती है या किसी को एग्जिट किया जाता है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए होता है। क्या ऐसा माने कि जो फेरबदल की जो अटकलें तेज हैं वो दबाव के चलते हैं? क्योंकि चाहे वो पेपर लीक का दबाव हो, लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था और सबसे चर्चा में उन्हीं का नाम है कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उनको हटाया जा सकता है, शक्तिकांत दास को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। देखिए, ऐसा है कि ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यदि किसी भी नेता को ला रहे हैं या किसी होते, इनका इंटरनल मामला है। इनको जो खराब लग रहा है उसको हटाएंगे, जो अच्छा लग रहा है उसको लाएंगे, या जो जिनको लगता है कि फेरबदल करने से फायदा ही इनका है। सबसे पहले तो हम लोग देश के गद्दार बैठे हैं, दो संजीव कौशिक जी, के शर्मा जी, जो हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो देश के हिसाब से नहीं करते। ये हमारे भाई साहब जो है ना, बीजेपी इतने अच्छे हैं कि कुछ भी करते हैं। ये पेपर भी लीक करते हैं तो देश की सेवा करते हैं, देश से प्रेम है इनको, ये देश के लिए करते हैं। हम लोग देश के गद्दार हैं, हम लोग कुछ भी करेंगे। हम लोग तो ये सोने भी जाते हैं ना तो देश की सेवा के लिए सोते हैं। ये यदि ये कहीं घूमने जाते हैं ना, देश की सेवा में करने जाते हैं। ये कुछ भी करते हैं, देश प्रेम, देशभक्त ये है। और हम लोग सब, और प्लस राम भक्त भी है। हम लोग जो है ना, पाकिस्तानी, चाइनीज कुछ भी कर लेना वो बाहर के। खैर जाने दीजिए, इनका परसेप्शन है, इनका वंशवाद, देशवाद, ये भारत कांग्रेस ऐसे करता है तो ऐसे करता है। ये सब इनकी बातों में मैं नहीं जाऊंगा। इनका मुंह है, मुंह कुछ भी बोल सकते हैं, भाई बोलने के लिए दिया गया है इनको, कुछ भी बोलेंगे, मैं मना थोड़ी करूंगा। ठीक है, थैंक यू। आप देशद्रोह नहीं है, आप देशभक्त है, आप देश की सेवा और देश की सेवा के लिए पेपर लीक करते हैं। आप जो देश में जो करप्शन हो रहा है, जो आप अडानी अंबानी को जो दे रहे हैं, वो देश की सेवा के लिए दे रहे हैं। आप जो भी करेंगे वो देश सेवा कहलाएगा, मैं जो भी करूंगा वो पाकिस्तानी कहलाऊंगा। तो इनका डिफिनीशन है, तो उसमें हम इसमें नहीं पड़ेंगे। अब रही बात जो ये जो फेरबदल है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि फेरबदल आप करते हैं चुनाव के हिसाब से। आप जिस राज्यों में चुनाव है वहां के लोग को वहां पे मंत्री बनाते हैं, जिससे वहां के लोगों का अट्रैक्शन बढ़े। ये हर पार्टियां करती है, और हर पार्टियां जब चुनाव नजदीक आती है, सबसे बड़ा सवाल इसमें राघव चड्ढा और नीतीश कुमार का है कि नीतीश कुमार जी बिहार के वो सिर्फ राज्यसभा बनने आए थे या मंत्री बनने आए थे, या क्या उनके कुछ बेटे के खिलाफ में कुछ ऐसा सबूत मिल गया था जिनमें उनको मजबूरन झुकना पड़ा, मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पद छोड़ना पड़ा, और एक छोटे से पोस्ट जो कभी उन्होंने अपनाया नहीं, 20 साल 15 साल से उन्होंने केंद्र में किसी अपने ही पार्टी किसी और लोग को भेजा। यहाँ तक कि जब भी उनको लगा कि देश के खिलाफ में कुछ काम हो रहा है तो उन्होंने उस अपने मंत्री पद को छोड़ने का काम किया। लेकिन यहाँ पे राघव चड्ढा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राघव चड्ढा देश की सेवा के लिए आए थे पार्टी में, या मंत्री की सेवा के या कुर्सी की लालच में आए थे? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या राघव चड्ढा, वो जो चड्ढा जो लोगों पे चढ़ता है, जो लोगों पे चढ़ता था, जो पार्लियामेंट में सवाल पूछता था, क्या वो अब लोग उस पर चढ़ रहे हैं, चड्ढा जी के ऊपर चढ़ रहे हैं? क्या चड्ढा जी अपनी एक कुर्सी के लालच, एक कुर्सी के फायदे के लिए अपना मुंह बंद कर लिया उन्होंने? सर, राजनीति में तो हर कोई अपने फायदे के लिए इधर से उधर जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। जी, अवस्थी जी यही साबित करना चाहता था। राघव चड्ढा देश के कोई भी नेता, मैं नहीं कहता कांग्रेस, मैं नहीं कहता बीजेपी, मैं कहता कोई भी देश के नेता ये दुनिया को, जनता को बेवकूफ बनाने का काम बंद करे। वो जो कहते हैं ना कि मेरा रात में सपना आया, भगवान शंकर आए, बोले बस तुम क्या कर रहे हो इस पार्टी में, दूसरी पार्टी में चले जाओ, तुमको वहां देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। और मुझे सपना आया, मुझे ज्ञान हुआ और मैं पार्टी बदल लिया, या ये सब जो ढकोसला जो देखिए के शर्मा जी, बिल्कुल देखिए समय समय पर नेताओं का इधर से उधर जाना तो बहुत आम है भारतीय राजनीति में, और अब जनता इसे समझे कि किसको वोट करना है, किसे नहीं करना, किस पर विश्वास करना है या नहीं करना। लेकिन चाहिए ऐसे नेताओं ठीक है,
जो 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 दल बदलू, जो लालची जैसे लालची कुत्ते का नाम सुना होगा आपने, जो इस तरह के जो लालची कुत्ते होते हैं, इनको सुधारना होगा। जो जनता को जिस ठगने काम करते हैं, मैं कहता हूं ऐसे नेताओं को समझना होगा कि कौन पार्टी बदल रहा है, पार्टी तोड़ रहा है और 7 MP लेके जा रहा है या 20 MP लेके जा रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है, क्या सामने प्रलोभन है, क्या मोदी जी जिसके बाद 56 इंच का सीना है, वो भी लालच देके वो भी लोगों को लॉलीपॉप और मेलोडी खिला के थकते हैं, इसका मतलब मेलोडी दिखा के। ठीक है, संजीव कौशिक जी के पास के शर्मा जाऊंगी मैं। ठीक है, संजीव कौशिक जी आपके पास आऊंगी। देखिए, महाफेर बदल की जो ये अटकलें तेज हो चुकी हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या विपक्ष का दबाव है, या मंत्रियों की खराब परफॉर्मेंस है, या 2029 की तैयारी है, या फिर क्योंकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव है, इसके मद्देनजर ये बड़ा फेरबदल है? देखिए मोहतरमा, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चुनावी माहौल है और आने वाले 1 साल के बाद, ये 27 में कह लें, और उसके बाद में देश में भी चुनाव का माहौल रहेगा। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, करनी भी चाहिए, कोई भी पार्टी अपनी तैयारी करती है जी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि परफॉर्मेंस बेस्ड ये परिवर्तन है या लोगों को जगह दी जाएगी, तो क्या ये बात मानेंगे कि जिन लोगों को हटाया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है? सरकार ये बात मानती है क्या? और यदि परफॉर्मेंस बेस्ड है तो क्या ये मानती है कि उनके जगह पर एक उनसे ज्यादा सुयोग्य और कर्मठ किसी व्यक्ति को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जाएगी जी। और यदि कोई अकर्मठ या कोई अकर्मण्य हो या जिसने बेहतर तरीके से काम न किया हो, केवल बदल देने से सरकार के ऊपर से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या, या सवाल खत्म हो जाते हैं क्या? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में रहती है और उनके हर एक कदम के निहितार्थ होते हैं, उसमें कुछ न कुछ उनका उद्देश्य छिपा होता है। वो एक तीर से कई बार कई निशाने भी करते हैं। इस मंत्रिमंडल के फेरबदल में आप ये भी देखेंगे कि वो ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि यदि दूसरे पार्टियों से आयातित वैसे नेता जो अपनी पार्टी छोड़ करके आए हैं, उन्हें भी जगह मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये मैसेज ये भी होगा कि आगामी आने वाले दिनों में यदि कोई और भी कदम उठाता है तो उसका भी स्वागत होगा और आपके लिए रास्ते खुले हैं। ये बात अलग है कि इस बात की चिढ़ विपक्षी पार्टियों से ज्यादा उनके खुद के अपने कार्यकर्ताओं में चिढ़ है कि बाहर से आयातित लोगों को जिस तरह से तरजीह दी जा रही है और जिस तरह से जमीन पे काम करने वाले लोगों को एक्साइट किया जा रहा है, उनमें खुद एक असंतोष का स्वर तो उभरेगा ही, जाहिर सी बात है इस तरह की स्थिति में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या इस वक्त में केवल फेरबदल कर देने से जिम्मेदारियों पे पूर्ण विराम लग जाएगा, कोई सवाल खड़े नहीं होंगे? धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाएगा और उनके बदले में यदि निर्मला सीतारमण को रख दिया जाता है तो क्या सवाल खत्म हो जाएंगे? आप यदि किसी चीज में यदि विफल होते हैं तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि एक तरह से पनिशमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक तरह से बर्खास्ती इस्तीफा तो होता ही है, इससे पहले की सरकारें करती रही हैं। हम खूब जानते हैं कि पिछले 10-12 सालों में लगभग 80-90 के आसपास में परीक्षाएं रद्द हुई है, पेपर लीक हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है, विद्यार्थी, युवा, नौजवान सारे, चाहे वो रोजगार के लिए हो या परीक्षा के लिए हो, वो विद्यार्थी सड़कों पे आज वक्त में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस आक्रोश को केवल धर्मेंद्र प्रधान के बदले में रिप्लेस करके किसी और को बैठा दिया जाए, खत्म हो जाएगा? 24 में भी वही थे, 26 में भी वही थे। जो बातें वो 24 में कह रहे थे, ईमानदारी से मजबूती के साथ आगे काम बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, 26 में भी सेम बातें दोहरा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में कमान उठा ली कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक होगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किसी भी मिनिस्टर के ऊपर यदि पूरी जिम्मेदारी आप नहीं देंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? जिम्मेदारी लेगा कैसे? यदि वो फेलियर है तो फेलियर है, यदि वो सही में काम करने वाला है तो काम करने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। की बात करें तो रक्षा मंत्री के बदले में ये बिल्कुल संजीव जी, देखिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। आपकी आवाज, हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं संजीव जी? जी आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई है, प्लीज आप दोबारा यदि रिपीट कर पाएं अपना सवाल। बिल्कुल, तो देखिए आपने जैसा कहा कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि गलती हुई है और उसको सामने रखने, क्योंकि इस्तीफों का जैसे कि आपने आ रही है, मुझे लगता है। चलिए ठीक है, फिर से मैं वापस आपके पास आऊंगी। तपोष पाल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। तपोष पाल जी, देखिए संजीव जी ने कहा कि क्या ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का तरीका है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है? क्या सिर्फ फेरबदल कर देने से या उस चेहरे को हटा देने से बात खत्म हो जाती है? और आपकी पार्टी में ही अंदर ही स्थितियां ठीक नहीं है, एक दूसरे से चिढ़न की स्थिति है? नहीं, इस तरीके की कोई भी मेरा जो सवाल था उसमें आपने पूछा नहीं, एक बार भी सवाल का जवाब नहीं मिला।
एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। हाँ पाल जी, मेरा ये था कि क्या राघव चड्ढा जी को जो देश में दूसरे पार्टियों को गद्दारी करके जो आते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको वॉशिंग मशीन का काम करती है? पहले। दूसरा, उसके बाद जो है उसको प्रोत्साहन देकर, विभाग देकर ये दिखाती है कि जो भी हमारे पार्टी में तोड़ के लाएगा या टूट के आएगा उसको यहाँ पे करप्शन मुक्त कर दिया जाएगा और यहाँ पे शुद्ध चोला पहनाकर उसको मंत्री बनाया जाएगा। ये एक बीजेपी ने प्रमाण दिया है। नहीं, किसको बना दिया बताइए? अरे अभी तो देखिए, राघव चड्ढा की आप बात कर रहे हैं, ऊपर क्या कोई क्राइम? आपको भी पता बंगाल का सीएम कौन बना है? बंगाल का सीएम कौन बना है जो घूस लेते पकड़ा, जिसको प्रधानमंत्री खुली मन से जिनके बारे में बोलते थे हेमंत बिस्वा शर्मा। आप महाराष्ट्र के जो है, शॉर्ट रखिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में आप पूछ रहे हैं। अजीत जोगी, अजीत पवार अधिकारी जो है वो जिस समय टीएमसी में थे और जो भी आप कह रहे हैं कथित वीडियो और वो सामने आया है, तो टीएमसी से उनको निकाल दिया जाता। आप टीएमसी के अलाई थे इंडिया गठबंधन में, आप विरोध करते कि ऐसे लोगों को क्यों रखा है, क्यों नहीं टीएमसी निकाल देती है? उन्होंने टीएमसी बीच में नहीं सर, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने प्रश्न पूछा, जवाब ले लीजिए। अब देखिए, उन्होंने बाइजेक्ट टीएमसी से रिजाइन किया, वो वहां के जो मंत्रिमंडल था उसमें से उन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद वो भाजपा ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद तो हमने सीएम बनाया नहीं, हमारे पास बहुमत ही नहीं था। वो एलओपी बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, फिर हम जनता के पास गए, 5 साल तक हमने संघर्ष किया, जनता ने उनको चुना, हमारे चेहरा थे शुभेंदु अधिकारी। अगर जनता ने उनको वोट दिया, उनको दाग लगा बनाया, इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, आप पैसा का क्या हुआ? आप पैसा करेंगे क्या? जनता ने वहां पे 200। अच्छा, जनता किसी चोर को जिताता है, जनता ने अतीक अहमद को जिताया, अतीक अहमद क्या थे? आपकी खिसियाहट नहीं मिट रही है, नहीं अपराधी बना दिया, नहीं अपराधी। अरे भाई, अपराधी बना दिया तो अपराधी थे या वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे? आप निकाल देते उन्हें। अरे अतीक अहमद जनता के प्रतिनिधि थे। राहुल गांधी नेशनल हलाल के केस में फंसे, आप निकाल दीजिए उन्हें, कहिए ये अपराधी है, ये भ्रष्टाचारी है, इसको निकाल दीजिए। हम तो चोरों को रखते हैं। आप जहां बैठे हैं उसके ऊपर जो है दारू की बोतल रखी हुई है। आपने जो है केरल में दारू सस्ती कर दी है, वहां पे कौन सी बेरोजगारी मिट रही है? आप जो ऊपर बोतल रखे हुए हैं दारू की, आपके फ्रेम में ही दिख रहा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? आपकी क्या मजबूरी है कि दारू सस्ती करनी? क्योंकि सतीश साहू जो जिसके ईडी का रेट पड़ा था और भारत जोड़ो यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ साथ घूम रहा था, उसके ऊपर जब रेट पड़ा तो 300 करोड़ रुपए नगद बरामद। मेरे घर में आर्मी के लोग हैं सारे। अब उसमें आपने जो है आर्मी के जो लोग हैं जिनके घर में अभी भी रखा जाता है, हम देश की सेवा में हैं, हमारे पास लाइसेंस है। दारू जो है अवैध मानी जाती है। अवैध कैसे है? धर्म में अवैध मानी जाती है दारू, फिर भी आप दिल्ली में कैसे अवैध है? क्रिश्चियन कम्युनिटी उसको अपोज कर रही है, फिर भी आपने दारू सस्ता कर दिया। चक्कर ये है कि आपको केवल दारू की राजनीति करनी है, आपको देश की राजनीति करनी नहीं है। और पाकिस्तान दारू चोर को क्यों लिया पार्टी में? पाकिस्तान परस्त कौन है? डैन पेट्रोडा क्या कहता है? I been to the Pakistan, I feel like a home. मैं पाकिस्तान में था, मुझे घर जैसी फीलिंग होती है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं जो प्यार मुझे पाकिस्तान में मिला है उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलती है, मैं बहुत खुश होता हूँ पाकिस्तान आके। पी चिदम्बरम कहते हैं पहलगाम के अटैक के बाद कहते हैं कि इट कुड बी ऑल द होम ग्राउंड टेररिस्ट, व्हाई वी आर अज्यूमिंग दैट दे हैव केम फ्रॉम पाकिस्तान। सलमान खुर्शीद जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद में जाके कहते हैं जिस तरह पाकिस्तान ने शांति का प्रस्ताव रखा है उसे भारत ने ठीक से जवाब नहीं दिया। और राहुल गांधी जब जाते हैं तो वो चड्ढा जो दारू को चोर है, दारू का जिन्होंने घोटाला किया का समर्थन करता है, चाहिए। आप हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान परस्त के लिए काम करते हैं। हाँ बिल्कुल है। अपोषपाल जी, आज पाकिस्तान पर डिबेट नहीं है, प्लीज। आप हिंदू हो गए, हमारे पास था, हमारे पास आप हिंदू हो गए, आपने जो है और हम शर्मा है तो हम पाकिस्तानी हो गए, कई बार जो है मुस्लिम हो गए और उसी चाइना के साथ साइन करके आए, आपने कभी कुछ नहीं बोला। देशद्रोही है
कांग्रेस अच्छा, मुक्त देश भारत वही सपना है। है और उस सपने को हम साकार कर रहे हैं और इस देश की जनता को मालूम चल रहा है कि कितने देशद्रोही हैं ये। एक के बीच ही इमरजेंसी, अभी 2 दिन पहले इमरजेंसी का वर्षगांठ मनाया गया। आप बताइए इमरजेंसी किसने लगा था? लोकतंत्र को कुचलने का काम अच्छी चीज थी इमरजेंसी। अरे नेता पैदा हुए, आपको पता नहीं इमरजेंसी में कितना नेता पैदा हुए, लोग राज कर रहे हैं देश में। कुचल दिया गया, सारे नेताओं को विपक्ष अरे भाई जेल में डाल दिया क्या गया। बात करते हैं, वही नेता पैदा हुआ है, सब लोग राज कर रहे हैं। इमरजेंसी का ही तो नेता पैदा हो रखा है। और सुनिए, और कौन है इमरजेंसी? सारे जो नेता विराज कर रहे हैं देश में, इमरजेंसी ने ही तो जन्म लिया हुआ है। मांगा, किसी से इस्तीफा लिया? यूपीए काल में 2G हुआ, कौन हटा? यूपीए काल में क्लीन चिट मिला, क्लीन चिट मिला, कॉमनवेल्थ गेम्स में क्लीन चिट मिला, नीरव मोदी कुछ नहीं किया। और आज हम जब इस तरीके का कोई काम करते, फालतू की बातें करते हैं, ये अच्छा दारू पीना, एक बोतल से एक बोतल फ्री देना और तो राघव चड्ढा को लिया दारू उसमें। सस्ती करना, उससे बेरोजगारी चली जाएगी। अच्छा, राघव चड्ढा को सस्ती करने लिए से बेरोजगारी चली बाई वन जाएगी। गेट वन फ्री। राघव चड्ढा को लिया आपने पार्टी में बाई वन गेट वन के, क्यों नहीं लेंगे? वही सूत्रधार थे। क्यों नहीं लेंगे हम? अरे वो आपकी चोर तो थे। गली पड़ी, आप ले लेते। अरे चोर आपकी थे। तो गली पड़ी है। अरे मतलब आपके पास आपकी नेता जलन नहीं कमी हो मिट रही गई, है। राहुल आपके गांधी पास जब करता अमेठी नेता नहीं है क्या? वायनाड में आपके जाके पास सारे कांग्रेस से ले लेके आए हुए हो, चला कि नहीं? खुद के पास तो भिखारी तो हो कि भाई, कांग्रेस भिखारी आदमी हो, भिखारी पार्टी है, फिर भी इनको यकीन नहीं है। ये यही दूसरों सोच का रहे हैं कि खजाना समन्वय लूट है, लूट के परिवार जमा वाद करने में। वाले, आप दूसरों का खजाना लूट लूट के जमा करने वाले भिखारी पार्टी हो भाई। क्या बात का आपको भिखारी जनता पार्टी? ना एमएलए बचा, ना एमपी बचा, ना प्रदेश बचा। हाँ तो सब वो भी तो तोड़ के ला रहे हो। तुम्हारे पास तो एमपी भी नहीं है, तुम्हारे पास एमपी इस लायक नहीं है कि एमपी रख सके। बना लिए, ममता बनर्जी छोड़ के टीएमसी बना लिए। आपके यहाँ से तोड़ के लोग जो है बाहर जा रहे हैं, उसको तोड़ के ला रहा है। कांग्रेस वो पार्टी है जो कि अपने सहयोगी दलों को कमजोर करती है। कांग्रेस फिर भी हम मजबूत है, और राहुल गांधी राष्ट्रीय को पार्टी बच्चा है। कहा है और कहा कि राहुल गांधी की हैसियत नहीं है कि वो राजनीति कर ले। ये मैं नहीं, डीएमके बोल रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके एलआई है, साथ में बैठते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कह रहे हैं कि आपने प्रणव झा को उतार दिया। प्रणव झा क्यों हार गए? राज्यसभा की सीट क्यों हार गए? बिना आपने हेमंत सोरेन को कॉन्फिडेंस में लिए हुए आपने प्रणव झा को उतार दिया, वहां पे क्यों हार गए वो? इसका मतलब ये इंडी गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आप दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने तरफ देख लीजिए, आपकी क्या बुरी दुर्गति हो चुकी है। तो फिर डर क्यों लग रहा है राहुल गांधी से? हमें क्या डर लग रहा है? हम तो अरे भाई जब देखो तो राहुल गांधी अब तो वो पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं रहे और राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं रहे। प्रचारक है, राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक है। आपको अच्छा, मालूम है बिहार में पदयात्रा किए थे, रोड शो किए थे 200 पार। इस बार वेस्ट बंगाल में केवल 1 सभा किए थे, 200 पार। 99 आया, हवा निकल गया। अब देखिए राहुल गांधी बैसाखी की सरकार बना दी आपको, पिछली बार बहुमत से बैसाखी यूपी में सरकार पे ले आए। इस बार फिर से दे दीजिए, आप 200 सीट पे लड़िए, हम तो शुभकामनाएं देते हैं। आप अरे तपोज जी चंदन तो ठीक से लगा नहीं है, डिबेट में जो है समय बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा तपोज जी चंदन थोड़ा ठीक से लगाए नहीं, आज लगता है आईना में देखे नहीं है ठीक से। आप बराबर से दारू पीजिए तब चंदन ठीक से लगाए। हाँ लगता है दारू देखिए आप लोग ये पर्सनल टिप्पणियां यहाँ डिबेट में बैठ के मत कीजिए प्लीज। आप दोनों से ये दारू का प्रचार कर रहे हैं बिल्कुल नहीं। देखिए इस तरीके की चीजें प्लीज तपोज पाल जी दे रहे हैं, युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि देखिए आप बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, किताबें। और ये पीछे क्या लगा हुआ? दारू की बोतल लगाए हुए। आपको समझ नहीं क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? हमारे देश में आर्मी के लोग हमारे पूरे परिवार में कर्नल ब्रिगेडियर है, हमारे कर्नल तपोज पाल जी, के शर्मा जी प्लीज पर्सनल अटैक्स यहाँ पर बैठकर मत करिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आपस में फोन कर लीजिएगा प्लीज, डिबेट में बैठकर ये सब मत करिए। ये तपोज पाल जी कहाँ से उठा के लाए? कौन से चिड़ियाघर से ले आए इनको? कौन से चिड़ियाघर के प्रोडक्ट है? नहीं के शर्मा जी प्लीज, आपकी शक्ल देख के लग रही है कौन सी चिड़ियाघर से आप निकल के आए। देखिए आप लोग डिबेट के टॉपिक को कहाँ से कहाँ आप लोग पर्सनल अटैक्स करना शुरू हो गए हैं। तपोज पाल जी बहुत सिंपल सा सवाल था। के शर्मा जी प्लीज, हमारे फैमिली से प्रॉब्लम है, जवाब लेना हमारे फैमिली में देश की आजादी में हम लोग है ना, हमने मैदान दिया है।
अरे ये आपके नेहरू जो है वो किसी लायक नहीं थे, किसी ने उसको चुना तक नहीं था। गांधी की अनुकंपा पे बने थे प्रधानमंत्री। नेहरू लायक नहीं थे, नहीं मालूम है क्या? सरदार पटेल को चुना गया था। सारी की सारी समितियां। अच्छा नहीं, ये कहां से लेंगे आप? तुम पैदा लिए थे क्या उस समय? उस समय थे क्या जो कांग्रेस में हो? तो हमको तो पता ही नहीं है। 40 साल के हो क्या जो कांग्रेस में हो? अरे भैया हमें तो पता ही नहीं था। तो क्यों कांग्रेस में हो? तपोष पाल जी, देखिए जिस टॉपिक पर ये डिबेट थी, के शर्मा जी जो ये आप बातें उठा रहे हैं, इससे कोई भी सवाल नहीं निकल के आ रहा, कोई जवाब सही नहीं मिल पा रहा। प्लीज बहुत है इनको। देखिए इस तरीके की बातें मत करें। अब जो टॉपिक है उस पर आप दोनों लोग रहें प्लीज। संजीव जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो उन्होंने सवाल उठाए तो उसका जवाब मैं ले रही थी तपोष पाल जी से। आपके भी जो सवाल है उसका भी जवाब देंगे तपोष पाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए और शब्दों की दोनों लोग मर्यादा रखिए प्लीज। तपोष पाल जी, देखिए संजीव सिंह ने यही सीधा सा बात कही थी कि फेरबदल हर पार्टी में किए जाते हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है लेकिन उसको देखते हुए मुझे जवाब तो दे दीजिए, मुझे जवाब तो दे दीजिए। लगातार 20 मिनट से सर आप लोग बोल रहे हैं। उनको 7 मिनट आपने खुला छोड़ दिया, नात न पघा जैसा वाला हिसाब बल्ला। अब तो खुला छोड़ दिए उनको, 5 मिनट हमें भी छोड़ दीजिए खुला। सर अभी उनको बताते हैं क्या जवाब देते हैं। संजीव जी के सवालों का जवाब दे दे, उसके बाद मैं आप पे ही आती हूँ। आपको 5 मिनट या 7 मिनट दूंगी, धैर्य रखिएगा। तपोष पाल जी, मैं संजीव जी के सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए, जब मंत्री नहीं बदले जाते तो कहते हैं कि मोदी जी सुनते नहीं है, और जब मंत्री बदलने की चर्चा होती है, सिर्फ चर्चा होती है, अभी तक तो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, चर्चा हो रही है, चर्चा होती है तो कहते हैं ये कि सरकार संकट में है। आखिर विपक्ष चाहता क्या है भाई? आप दोनों साइड में जो है यही काम करते रहेंगे। अभी राम मंदिर में एक बार वो ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव, और जब उस पर जो SIT का गठन होता है तो कहते हैं अरे अब वो जांच करेंगे, पुलिस जांच करेंगे, नहीं ऐसे चढ़ावा को लौटा दीजिए। तो ये दोनों साइड में बातें करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब देखिए, शक्तिकांत दास जी पे ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने RBI संभाली हुई है, कोविड में संकट में अर्थव्यवस्था संभाली हुई है, वित्त मंत्रालय उन्होंने संभाला हुआ है कई वर्षों तक, उसके बाद बजट की प्रक्रिया को से अच्छे तरीके से वो वाकिफ है, तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति को अगर योग्यता का सम्मान होता है और उसके आधार तपोष पाल जी, आप ये मानते हैं कि देश में स्थितियां भी ठीक नहीं है? आप मानते हैं कि देश की वित्तीय स्थितियां भी ठीक नहीं है, इसलिए बदलाव जरूरी है? नहीं, देश की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। और निर्मला सीतारमण जी की अगर आप बात कर रहे हैं कि मतलब अगर विभाग उनका बदला जाता है तो वो सजा है या इस तरीके से, तो देखिए रोल चेंज संभव है। इसमें आप किस तरीके से इसको मतलब उनका जो है डिमोशन हो गया उसके साथ आप कनेक्ट कर दे रहे हैं। भाई रोल चेंज होता ही है। वो निर्मला सीतारमण जी आज नहीं, पिछले 3 बार से जो है वो वित्त मंत्रालय उन्होंने संभाला है, कई रिफॉर्म्स किए हैं, सराहनीय रहे हैं। अभी जो नई टैक्स नीति आई है वो भी उनकी देन है। तो मोदी सरकार में लोगों को जो है जब रिशफल करके नई जिम्मेदारियां देते हैं तो उस तरीके से नई एनर्जी के साथ लोग काम करते हैं, इंटरेस्ट बना रहता है। ये तो मानी हुई बातें हैं। और लोगों को संगठन से सरकार में लाना और सरकार से संगठन में लाना, इसमें दोनों तरीके से जो है रिशफल होता है तो इसमें स्ट्रांगनेस बनती है। एक संगठन के अनुभवी को जब आप सरकार में लाते हैं तो उनको सरकार का मंत्रालय का, क्योंकि वो पहले एक आम व्यक्ति थे तो संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते थे सरकार को, आज वो सरकार में रह के सरकार को देखेंगे और वो भी अनुभव रहेगा कि जिस समय हम संगठन में थे तो हमें किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। तो ये तो एक जनरल बदलाव है जिसमें कि परसेप्शन तैयार होते हैं और जो कैंडिडेट होते हैं वो बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए किक्स उनमें उत्पन्न होता है। ये तो नॉर्मल है, रिसोर्सेज के आदान प्रदान और चेंज। तो इसमें इतनी हाई तौबा की क्या बात है। और एक चीज और बता दीजिए, अगर मान लीजिए, मैं ये सत्यापित नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी का बदलाव होता है तो भाई अगर फीडबैक के आधार पे आप कह सकते हैं या लोकतंत्र के आधार पे कह सकते हैं या युवाओं की चिंता के आधार पे कह सकते हैं, तो अगर उनका मंत्रालय बदला जाता है या वो संगठन में जाते हैं या वो उसी में रहते हैं, तो भाई आप अगर उसमें बदलाव की संभावना बनती है या बदलाव होते हैं तो क्या बोलेंगे उसमें? देखिए, आप भी जानते हैं, इसीलिए आप इस पूरे सेंटेंस को बोलने में कई बार लड़खड़ाए कि फिर तो इस्तीफा अब तक हो जाना चाहिए था ना। सबसे पहले तो विपक्ष भी, छात्र भी, हर कोई इस्तीफे की मांग कर रहा है और ये तो प्रक्रिया थी। पहले भी हजारों लाखों इस्तीफे हुए हैं इस भारतीय राजनीति में। अगर गलतियां होती हैं,
लेकिन इस बार कोई इस्तीफा नहीं हुआ। अब जब आपको लग रहा है कि फीडबैक लगातार नेगेटिव मिल रहा है तो आप फेरबदल कर रहे हैं जी। नहीं, बस एक सेंटेंस देखिए, पहले पेपर लीक अपराध नहीं था। ये अपराध कब बना? जब पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 बना, उसके बाद पेपर लीक ये अपराध की तरफ देखा जाना शुरू हुआ। इससे पहले कई बार अलग अलग लेवल पे, यहां तक कि 10th 12th के भी पेपर आउट हुए और कांग्रेस के समय में आउट हुए। इन्होंने कितने बार इस्तीफा दिया, कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। सर आप फिर अपने आप को अलग कैसे कह सकते हैं? आप कहते हैं ना कि हम सबसे अलग हैं। बात ही नहीं किया इस पे, जबकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस बार देखिए टेलीग्राम, सर आपकी यूनिकनेस फिर कहां गई? कितने दिनों तक बंद था? वाह, उन लोग हाईकोर्ट चले गए टेलीग्राम वाले कि ये जो है गैर लोकतांत्रिक तरीके से हमें बैन करके रखे हुए, फिर भी हमने नहीं सुना। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी हमने जो है नहीं सुना। तो हम तो देखिए अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जी जान लगा देंगे और जहां तक हो सके वहां तक रिफॉर्म करके उसको ठीक करेंगे। एयरफोर्स ने पेपर डिलीवर किया, ये पहली बार हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे और राजनाथ सिंह जी के घर पे एरोप्लेन से जो है सर, इसमें पीठ थपथपाने जैसी तो कोई बात नहीं है। हमने किए ना सर, इसमें पीठ थपथपाने जैसी कोई बात नहीं है। आपकी सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा काम हो गया, इसमें पीठ थपथपाने जैसा कुछ भी नहीं कि आप लोग पेपर सही तरीके से नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि हमने एयरफोर्स की मदद लेकर पेपर सही तरीके से कंडक्ट कराया है और एनटीए भी हम ही लोगों ने गठित किया है। महाराष्ट्र में अभी टेट का पेपर लीक हो गया सर कल महाराष्ट्र में। खैर के शर्मा मैं आपके पास आना चाहूंगी। नहीं, महाराष्ट्र में जो पेपर लीक हुआ है उस पे देवेंद्र फडणवीस जी ने बयान दिए हैं और उस पे काम हो रहा है। के शर्मा जी, सर आप इस हंसी आ रही है। हमारा एनटीए जो है ना, वो वहां पे भी पेपर उसने लीक नहीं किया है, वो देशभक्त काम किए उन्होंने। जो भी बीजेपी जो भी काम करती है वो देशभक्त होता है, वो देश की सेवा होती है, देश भावना और देश प्रेम होता है। उसमें न वंशवाद होता है न कुछ नहीं होता है। अनुराग ठाकुर वंशवाद के फॉर्मूले में नहीं आते हैं। हमारे जो पंकज जो सिंह है वो वंशवाद के फेरे में नहीं आते हैं। चिराग पासवान जो बेटे हैं, चिराग पासवान जो है वो भी वंशवाद में नहीं आते हैं। मांझी जो है वो भी नहीं आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो भी नहीं, निषाद की पार्टी उत्तर प्रदेश में वो भी वंशवाद में नहीं आती है। वो वंशवाद जो है मोदी जी की वंशवाद है, वो इसीलिए वो वंशवाद नहीं है, वो अलग वंशवाद है। तो इनका फॉर्मूला जो है, इनके लिए मैंने एक स्पेशल दोहा चुना है जो इनके लिए आज पॉल जी के लिए चुना है। इसमें है ये दोहा, माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में माला रुद्राक्ष लेकर मोती की माला तो घुमाता है पर उसके मन की भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह दी है कि हाथ में इस माला को फेरने की बजाय मन के मोतियों को बदलो और देश के लिए कुछ काम करो। तो ये सारी चीजें हैं। ये जो ढकोसला, ये माला लेके हाथ में फिरत हो गया, ये सब जानते। चंदन लगाना सुबह उठ के, ये अच्छी चीज है, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी लगाता हूँ। संजीव कौशिक जी भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो ऐसा नहीं है, हम लोग को ये है। पर स्पेशल जो टीवी पे चैनल पे बैठ के लगाना, हम जो सुबह लगाए थे, नहाए धोए सोए, अभी तो आराम से सब कुछ वो थोड़ा मिट गया है। के शर्मा जी क्या टिप्पणी कर रहे हैं आप? क्या टिप्पणी कर रहे हैं आप? कैसी टिप्पणी कर रहे हैं? किसी के तिलक पर, चंदन पर टिप्पणी करना डिबेट का ये टॉपिक है सर। आपने एक भी सवाल का सही तरीके से ना जवाब दिया, ना कोई सवाल पूछा है, आप तिलक पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये धकोसला है, ये नौटंकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आप डिबेट किस पे है? नौटंकी पे डिबेट है क्या? ये ऐसे चोर है, ऐसे बहरूपिया है, तो देखिए पता नहीं क्या बोलने पड़े। के शर्मा जी, आज का डिबेट का टॉपिक क्या आपको शुरुआत में बता दिया गया था? आपको बताया गया था ना कि किस टॉपिक पर डिबेट है। आप क्या बोले जा रहे हैं सर? में ही है, ये हमारे को देशद्रोही पाकिस्तानी कह रहे हैं, जबकि ये लोग मोतियां फेरना बंद करे, काम करे, हिंदू मुस्लिम काम करे, पेपर लीक बंद कराए, लोग सुसाइड कर रहे हैं
और उसके बाद भी रुक नहीं रहा है। सिद्धारमैया को आपने क्यों भेजा राज्यसभा, ये बताइए। सीतारमण को कोई ज्ञान है कहा? जेल से पड़ी हुई है यहाँ पे, निर्मला सीतारमण के नाम से जेल से पड़ी हुई है और शादी का एक ज्ञान नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाए हुए उनको, क्या बात करते हैं? सिद्धारमैया को राज्यसभा, इस पे आंसर कर दीजिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाए हुए हैं, क्या निर्मला सीतारमण क्या ज्ञान है? सिद्धारमैया को आपने क्यों चलते हुए सरकार में क्यों स्टेप डाउन किया और भेज दिया राज्यसभा? राज्यसभा हमने जो भेजा है आपको समझ में पहले से तय था, वो मामला पहले से तय था, कोई खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं थे। 2.5 साल उसको और 2.5 साल उसको पैसा दे दिए, आपके धोखेबाज नहीं है। हमने कहा था नीतीश कुमार जी को आपको बनाएंगे, बना दिया। नहीं आप बना दो ना, हमने तो पहले से क्लियर था। ठीक है के शर्मा जी, लौटती हूँ आपके पास। अब तब तक आप और अपने सवाल तैयार रखिएगा। तपोष पाल जी, मैं संजीव कौशिक के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, माला मन का फेर, माला सर आप माला टीका पे डिबेट थोड़ी ना है, माला और टीका पे आज की डिबेट नहीं है। आप तो आज के टॉपिक से बिल्कुल भटके हुए हैं सर। तो मैं इनको आपने बैठा लिया, इसके नाम पे आपने चुनाव लड़ा था, क्यों भेज रुपया को बैठा लिया? पहले तो कहाँ निर्धारित था, दिखाओ कहीं पे है। ठीक है, संजीव कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अभी तपोष पाल जी ने कहा कि पेपर लीक हुए तो हमने अगर बदलाव होता है, धर्मेंद्र प्रधान को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो ये जो छात्रों का गुस्सा था या विपक्ष का दबाव था, उसके लिए सरकार का एक बड़ा एक्शन होगा। तो जैसा कि आपने भी पहले यही कहा था, अगर एक्शन लेना था तो इस्तीफा देना चाहिए था, इस्तीफा देने से जिम्मेदारी तय होती। देखिए सच बात यह है कि यदि जिम्मेदारी आप समझते हैं तो अगर मगर पर नजर नहीं आनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या बच्चों के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी है, आपके प्राथमिकता में है बच्चे? यदि है तो आप मुझे बताइए कि 2024 में यदि नीट पेपर लीक हुए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। यदि आपके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति जो दोषी हो और अब तक जेल में हो तो आप मुझे बताएं। आप तो वैसे अपराधियों को जेल तक में नहीं रहने देते हैं, वो भी आप उस लायक उसको उस पर सजा नहीं देते हैं। वो जाता है और 2 महीने 3 महीने 1 महीने के बाद में वो छूट के वापस आ जाता है। कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं? कोई तो नजीर पेश होना। यदि आप बच्चों के भविष्य से खेलने वाले के ऊपर यदि लगाम लगाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कानून बनाइए कि आजीवन कारावास हो जाए उसको, तब तो पता चले कि आप एक बार में लगभग 20 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और इसके बाद में सरकार के कान पर कोई जू तक नहीं रेंगती है। आप कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में कमान ले लिया है और एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब क्या एयरफोर्स की वजह से या फिर रास्ते में कहीं पेपर लीक हुआ था? पेपर जहां छपता है एनटीए क्या, वहां से लीक हुआ था। जब आपके घर से ही लीक हो जाए तो रास्ते में आप लाख पहरा बैठा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है इससे? सवाल यह है कि बीमारी का आप इलाज करेंगे या थर्मामीटर बदलेंगे? आप ये कर क्या रहे हैं? सरकार से तो सवाल यही पूछा जाएगा ना। यदि आपने कड़ाई के साथ पिछले बार में ही यदि कड़ाई के साथ कुछ एक्शन लिए होते तो ये भय का माहौल ऐसा होता कि कोई छूने की हिम्मत नहीं। आप बताइए मुझे, 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए में यदि पेपर बेचे जा रहे हैं तो क्या इतने हम भोले हैं कि हमको पता नहीं है कि कहां कहां इसके पैसे जाते होंगे? किसको नहीं पता है कहां कहां तक इसके पैसे जाते होंगे? और जिसके पास इतने पैसे होंगे क्या वो जेल में रहेगा? एक से एक बेहतर वकील करेगा और 2 महीने के अंदर में वापस आएगा। आप बीमारी कहां है उसको ठीक नहीं करना चाहते। आपकी प्राथमिकताएं नहीं है। यदि प्राथमिकताएं होती तो उत्तर प्रदेश में इतने पेपर लीक नहीं होते। और उत्तर प्रदेश क्या, पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं। पिछले 12 सालों में 90 के आसपास में पेपर लीक हुए हैं। तय तो कीजिए ना। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार ये भी तो दिखे। आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस पे आप इसको सफल कर, आप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां से वहां, वहां से यहां कर दिया गया। साहब यदि परफॉर्मेंस बेहतर है तो उनको वहीं पर रहने दीजिए, और परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो ऐसे नकारा लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए आप, तब तो मैसेज जाएगा ना। ताश के पत्ते के जैसे आप फेंट के बताएंगे कि नहीं हमने बेहतर कर, सब कुछ बेहतर कर दिया। संजीव जी देखिए, वित्त मंत्रालय में भी बड़े फेरबदल की खबरें मिल पा रही हैं कि वित्त मंत्रालय में भी फेरबदल हो सकता है। अभी तपोष पाल जी का कहना है कि 2 बार से लगातार निर्मला सीतारमण को जिम्मेदारी दी जा रही है और बखूबी निभा रही हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उस चीज में परिपक्व हो गया है, जिसे सारी नॉलेज है कि कैसे चीजों को मैनेज करना है, तो फिर उसे तीसरी बार क्यों बदला जा रहा है? और अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो उसे एक्सेप्ट करते हुए बदलाव किया जाए। ये मुझसे सवाल है? जी संजीव जी, मैं यही कह रहा हूं ना कि यदि कोई व्यक्ति, निर्मला सीतारमण यदि वित्त विभाग में बेहतर काम कर रही है तो निश्चित तौर पे उसके वो एक्सपर्ट के तौर पे उनको माना जाना चाहिए। बिल्कुल वहीं पे उनको रखा जाना चाहिए।
डॉक्टर डॉक्टरी करे, प्रोफेसर प्रोफेसरी करे और वकील वकालत करे। आप जब एक दूसरे के पद को अपने सुविधानुसार बदल देते हैं, मंत्रालय बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी ये मैंने कहा कि सबसे कुछ सरकार के हाथ में है। हमारे चर्चा करने, हम लोग बैठकर केवल चर्चा कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस पर चर्चा करे कि क्यों रख रहे हैं या उनकी बात सुनी भी जाए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार को तो एक मैसेज देना चाहिए ना। हिंदुस्तान के लोगों ने यदि आपको वोट दिया है, बच्चे वोट दिए हैं, हमारे गार्जियन, आप मुझे बताइए, फिर मैं घूम के फिर वहीं पे आ जाता हूं कि क्या बच्चे सत्ता में बैठे हुए लोग, विपक्षी पार्टियों के बच्चे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों के बच्चे नहीं है क्या? उनके भी तो बच्चे हैं ना, उनके साथ भी तो इस तरह की घटनाएं हो रही है ना। तो ये व्यथित यदि वो भी है तो एक्शन बिल्कुल संजीव जी, देखिए अब छात्र कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उनके मन में डर होता है कि अगर वो जो परीक्षा वो देकर आ रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा, या वो पेपर लीक हो जाएगा। तपोष पाल जी, देखिए सवाल तमाम वही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में एक्सपर्ट हो गया है तो उसका बदलाव क्यों किया जा रहा है, और अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है तो इसका खामियाजा तो देश को ही भुगतना पड़ेगा, या फिर कोई दिक्कत है तो उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। नहीं, मैंने देखिए पहले ही बताया कि अभी तक देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं आया किसी चीज पे, ये केवल कयास है और उस कयास पे जो है हम लोग डिबेट कर रहे हैं। इस संभावनाएं हैं और संभावनाओं पे कर रहे हैं। जब वो चीजें बदल जाएंगी तो उसके जो है उससे डिबेट करने पे वो ठीक भी लगेगा। अब देखिए इसमें जो बात की जा रही है, यहाँ पे बिहार की भी बात हो रही है। सारी चीजें संभावनाओं पे हैं कि नीतीश कुमार जी केंद्र पे हैं, आए हुए हैं, तो उनकी भूमिका की क्या है बात। महाराष्ट्र की अगर बात लेते हैं तो श्रीकांत शिंदे जी की चर्चा हो रही है, और उसमें जो है एनडीए एक मजबूत स्तंभ की तरफ आगे बढ़ेगा। और पंजाब की चर्चा हो रही है, नए चेहरे, नए रणनीति और नए संदेश, उसमें भी उसकी भी चर्चा आगे की तरफ बढ़ रही है। बंगाल को अगर ले तो जो भारी जीत हुई है उसके बाद कई संभावनाएं वहां भी बन रही हैं। अब इसको सारी चीजों पे जो है देखा जा रहा है, और संगठन के कई लोग हैं जो कि कद्दावर लोग हैं और जिन्होंने संगठन में बहुत बेहतर भूमिका निभाई है, शायद उनको भी जगह मिल सकती है। तो ये पूरी तरीके से जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता है उसमें क्या से लगाया जा सकता है। शायद जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं शायद वो न भी हो। बिल्कुल, देखिए अभी सिर्फ अटकलें हैं कि फेरबदल होना है, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ऐसा होने जा रहा है। लेकिन उन्हीं अटकलों पे हम भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर फेरबदल होते हैं तो उनके पीछे का कारण क्या है। क्या सरकार भी समझ रही है, जिन्हें सरकार ने बहुत जिम्मेदार समझकर जिम्मेदारी दी थी, वो अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर नहीं निभा रहे हैं। के शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए माना यह भी जाता है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या कोई फेरबदल होता है तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। 2027 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अभी पश्चिम बंगाल जीत कर आए हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या जो ये बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें या तो चुनाव है या तो वो जीत कर आए हैं, उनके भी बड़े बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देने की जरूरत है, दबाव है? देखिए दबाव होता है जब आप बंगाल में आपने वहां पे बहुत सारे जो कांग्रेस के या दूसरे पार्टी के नेता को आपने तोड़ा होगा या लालच दिया होगा कि हम आपको पार्टी में तो लाएंगे या आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे। उस लालची में यदि उन्होंने अपने पार्टी के साथ गद्दारी किया होगा तो लाना मजबूरी होती है। बहुत सारे टीएमसी के नेता है, आपने देखा कि जैसे चुनाव खत्म हुआ वो सारे 20 एमपी जो है, इसका मतलब वो 20 एमपी जो है वो पहले से बातचीत तय थी कि आप अपने पार्टी में रह के अपने पार्टी को गद्दारी करो और उसको खत्म करो, और जब जैसे ही पार्टी को आप हरा दोगे टीएमसी को अपने हमारे, तब हम आपको ले आएंगे। पहले लाएंगे तो वो मैसेज, पिछली बार हमने चुनाव से ठीक पहले बहुत सारे नेताओं को हमने पार्टी में शामिल किया, वो फॉर्मूला हिट नहीं हुआ। तो अब क्या है कि पार्टी में रह के जो विभीषण की तरह आपको है ना रावण के खिलाफ में काम करो, या मतलब एक कहावत है कि ये विभीषण का रूप धारण करो और उसको वहां से फिर जब पार्टी में आएंगे तो वैसे नेताओं को लाने के लिए फेरबदल करना पड़ता। दूसरा, बिहार में बहुत सारे फेरबदल हुए हैं, उसमें बहुत सारे वादे किए गए हैं, नीतीश कुमार को उसको भी लाने का एक है। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के 7 एमपी को तोड़ा गया है, और उसमें एक लवली प्रोफेसर के जो मालिक है जिनपे ईडी का छापा पड़ा था, आज छापा पड़ता है, कल वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं कि देखो तुम्हारे पास जो ईडी जो है ना छापा जो मारा है हम उसको रोक लेंगे, तुम यदि हमारे पार्टी में आ जाते हो तो फिर ईडी तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद पीछा नहीं, ईडी रास्ता ही भूल जाती है।
ईडी जो है उसका रास्ता ही भूल जाती है, उस घर का दरवाजा तक नहीं देखने जाती है। तो ईडी के साथ भी ये कहीं ना कहीं जो हमारे जो ऑफिसर है, जो ईडी है चाहे वो सीबीआई है, वो स्वतंत्र नहीं है। उसका जो मिसयूज जो किया जाता है पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा, मैं यहाँ तक जुडिशियल सिस्टम पे भी सवाल उठा रहा हूँ। मैं जुडिशियल सिस्टम पे भी बहुत सारे जुडिशियल सिस्टम आपने जो आपने देखा होगा, जिस तरह से गणेश आरती हो रहा था, अचानक प्रधानमंत्री उनके घर आ जाते हैं और फिर साथ में गणेश आरती करते हैं, फिर बाद में एक दो जो जजमेंट आता है वो जो भाजपा के फेवर में होता है। ऐसे बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा कि जज लोग को जो आजादी जो नहीं है वो आजादी मिलती है, तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक का जो है ना उससे विश्वास हट जाता है। अभी जो हमारे देश में जो फेरबदल हो रहा है उसमें यदि धर्मेंद्र प्रधान जी हटते हैं तो ये तो क्लियर है कि वो एक पार्टी ने सही डिसीजन लिया है, और मैं इसमें उनको बहुत पहले लेना चाहिए। और ये आज इतना लेट किया है उन्होंने, तब तक कितने छात्र का भविष्य खराब हो गया, कितने छात्र यदि पहले ले लिए होते, उसको कि उस लायक नहीं है। जो आदमी जिस लायक ना हो या अपने परफॉर्मेंस या लायक होने के बावजूद भी अपने पद का जो गरिमा को बढ़ा नहीं रख सकता, उसको हटा देना चाहिए, उनको कुछ दिनों शांति देना चाहिए। ये हम लोग भी करते हैं, हर पार्टी करती है। इसमें देखिए लोग तो सवाल उठाएंगे, भाजपा के ऊपर अच्छा करेगी तो भी सवाल उठाएंगे, बुरा करेगी तो भी सवाल। आप तो डरना नहीं है, एक पार्टियां को अपने देश की सेवा और देश की रक्षा करने के लिए और देश के जो जनता के ख्याल रखने के लिए जो भी डिसीजन हो वो करना चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको बताना चाहिए देश की जनता को, बच्चों को जो उज्जवल भविष्य जो है बच्चे का जो नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ है कि आप सुसाइड ना करें, आप कृपया, क्योंकि यदि आज क्योंकि प्रधानमंत्री एक रोल मॉडल है। जब भी वो टीवी पे आते हैं, मन की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, तो जनता बहुत ध्यान से सुनती है। तो जब जनता ध्यान से सुनती है, ऐसे नेताओं को, खासकर युवाओं में छात्र जो मरे हैं उनको बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाए, तो कहीं ना कहीं कातिल भी कह सकते हैं उनको हम, क्योंकि यदि जो बचा ना पाए वो इसका मतलब कि वो कातिल है। कातिल तो एक होता है डायरेक्ट कातिल, एक होता है इनडायरेक्ट कातिल। ठीक है, आप उसको कहते हैं लॉ में ओमिशन कहते हैं, लॉ में ओमिशन एक शब्द है, आप कभी गूगल के शर्मा जी आज इस डिबेट में बैठ के आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम आए, आपने कहां से चीजें उठाई, कहां तक पहुंचाई, कुछ समझ में नहीं आया। खैर संजीव, आपको समझ नहीं आएगा, अवस्थी जी आपके लिए नहीं था। अच्छा। ये हमारे देश की जनता के लिए था, आप समझने की कोशिश नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि मैंने पीएचडी किया है और मैंने वकालत लॉ में पीएचडी किया है, हमें पता है। नहीं, आप दूध भात है, आप बोल सकते हैं दूध भात है, बोले अच्छा लगता है। जी देश की जनता नहीं है क्या? अरे भाई आप जनता कहाँ है, आप लोग महाजनता है, आप लोग पुरुष नहीं है, महापुरुष है, आप लोग महापुरुष है भाई, आप महापुरुष है, आप जनता को मत सोचिए, आप लोग तो जनता के रखवाले हैं। ठीक है संजीव जी, ठीक है तपोज जी, संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जो फेरबदल की जो खबरें तेज हैं, ये होता है या नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन अगर फेरबदल किया जाता है तो क्या इसे जो 2024 में रिजल्ट आया उसको भी ध्यान में रखते हुए ये फेरबदल किया जा सकता है? क्योंकि 400 पार का नारा दिया गया था, वहां तक तो पहुंचना छोड़ दीजिए, बहुत उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुत बुरी कंडीशन हो गई, तो क्या उससे भी सबक लेकर ये फेरबदल देखा जा सकता है? देखिए एक बात की तो कायल हम भारतीय जनता पार्टी के हैं कि वो 24/7 अपने मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है, अपने कमियों को दुरुस्त करती है और एक चुनाव के बाद में दूसरे चुनाव पर वो लग जाती है। यह बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से कांग्रेस मुक्त अभियान पूरे हिंदुस्तान में चला रही थी भारतीय जनता पार्टी, 2024 बहुत बड़ा झटका रहा जी। लोगों ने जहां 400 पार करने की बात कर रहे थे, लोगों ने तकरीबन 60 सीटें काट ली, उसमें से 240 पर सिमटा दिया। सच बात यह है कि दो यदि उनके सहयोगी थे, उनके साथ समय से यदि उनको नहीं साधती भारतीय जनता पार्टी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में होती और विपक्षी पार्टियां सरकार में होती। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समेत जिन लोगों ने बहुत मजबूती के साथ साथ दिया अंत समय में, ये बात भी बिल्कुल सही है कि लोकप्रियता का ग्राफ भी नीचे की तरफ गिरा है। उसी समय की बात 2024 की ही बात यदि हम कर ले, तो जहां आप कांग्रेस को हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी दुगुनी ताकत से ऊपर आई, मतलब कि 49 से सीधे वो लगभग 9900 के आसपास में पहुंचती हुई दिखाई दी। देश के प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे,
और राहुल गांधी उनके बरक्स खड़े होकर के 2 जगहों से वो भी चुनाव लड़े। 5 राउंड में हार के मुंह देखना पड़ा। 5 राउंड। हाँ, एक मिनट। तो देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार जितने वोटों से जीते थे, रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, लगभग 1.5 लाख 1,60,000 वोटों से वो जीते। और राहुल गांधी 2 जगहों से जीते, एक जगह लगभग 3 लाख के आसपास में और एक जगह लगभग 3.25 लाख के आसपास में। निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश का अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन उनके सर पे है और उत्तर प्रदेश में भी वो कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता के रास्ते निकलते हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमजोर होना एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी होगी। उसको दुरुस्त करने का भी प्रयास है, ये मैसेज देने का भी प्रयास है, चाहे वो टीएमसी के लोग हों, बागी लोग हों या फिर आम आदमी पार्टी को हों या फिर शिवसेना ग्रुप के लोग हों, उन सब लोगों में से किसी न किसी को कोई ना कोई जगह देकर के एक संतुलन साधने का भी प्रयास है कि उसके मन में भी असंतुष्टि का भाव नहीं रहे और वो मजबूती के साथ आपके साथ लगे रहे। एक और चीज है, भारतीय जनता पार्टी ये भी मैसेज देना चाहती है कि यदि कोई और आना चाहे तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि संख्याओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत उसको चाहिए और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिल है, जो विधेयक है, जो अटके हुए हैं, संभवतः उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं। तो ये एक समग्र समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज तरह और बारीक निगाहें इस पर लगाए बैठी है और उनकी कोशिश यही है। कई बार ये सब प्रश्न जो है हमेशा आता है कि क्या केवल फेरबदल करने से अंतर होता है अंतर। हमने देखा है, हमने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से फेरबदल की और उसके नतीजे क्या हुए। हमने कई जगहों पर देखा, हमने गुजरात में देखा, भारतीय जनता पार्टी ने न केवल कप्तान को बदला बल्कि पूरे टीम को बदल दिया, उसका भी प्रभाव हमने देखा। तो ये सारी चीजें होती है राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में सब तरह से मजबूत है। विपक्षी पार्टी को यदि उनको मात देना है, शिकस्त देना है तो बारीकियों से बहुत सारी संजीव जी, तो देखिए अगर फेरबदल होता है तो किस लिए ये फेरबदल होगा ये तो पार्टी ही जानती है, और अगर फेरबदल किया जाता है और कुछ नए चेहरे आते हैं और इससे देश को अच्छा फायदा होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी, तपोष पाल जी और संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अटकलें तेज हैं लेकिन अभी इस पर कोई मोहर नहीं लगी है कि बड़ा फेरबदल हो सकता है मंत्रिमंडल में और कई बड़े चेहरे नए लाए जा सकते हैं, कई पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और जो चर्चित चेहरे हैं, जो चर्चित मंत्रालय हैं, उनमें बड़ा फेरबदल संभव है, जैसे कि वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। क्या इनमें बड़ा फेरबदल होगा? क्या शक्तिकांत दास जैसे जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उन्हें बड़ी भूमिका में रखा जाएगा? नमस्कार।